नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी हमारी उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, ये जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी हमारी उसका हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दो टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है, एक है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और दूसरा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक से आप क्या समझते हैं? कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है? पूंजीवादी, यानी कि बिजनेस वगैरह से जो रिलेटेड होता है उसको हम कह सकते हैं सोशलिस्ट। सोशल से आप क्या समझते हैं? समाजवाद। ठीक है, तो ये दो तरीके की हमारी इकोनॉमिक्स है। एक तरीके से हम इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस का ही पार्ट है, इसी वजह से हम कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक ये दोनों टर्म्स हम सोशल साइंस में पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। पॉलिटिकल साइंस में भी कई बार ये टर्म्स हमने देखे हैं। तो in practice all the countries have adopted a system which is broadly identified as mixed economy। जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने एक सिस्टम अडॉप्ट किया है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में जो मार्केट होता है उसके अंदर गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत जो इंटरफेरेंस होता है वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो है इन विच सम डिसीजन आर लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस। कुछ डिसीजन तो मार्केट खुद लेता है, और while other are taken under direct government regulations और even ownership। और जो बाकी जो डिसीजंस होंगे उनमें गवर्नमेंट भी इंटरफेयर कर सकती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में ये होता है। कुछ इकोनॉमिक्स की कुछ और भी टर्म्स थे जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है। तो इंडिया क्या है? इंडिया में जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सम सेलेक्टेड एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो रिजर्व होती है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर आप देखते हैं किस किस चीजों में है, रेलवे गवर्नमेंट सेक्टर है। तो कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर होती है। गवर्नमेंट जो होता है वो नेसेसरी प्रोडक्टिव रिसोर्स को एक्वायर कर लेता है इन एक्टिविटीज के लिए, एम्प्लॉय देम इन कंफर्टेबिलिटी विद इट्स प्रायोरिटीज। तो मतलब जो गवर्नमेंट है जो नेसेसरी रिसोर्सेज होंगे उनको एम्प्लॉय कर लेगा और उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से उनको यूज करता है। द प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ पब्लिक सेक्टर, the prices items produced by the public sector and other measures are used to regulate the allocation of resources in private sector as well। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन पैटर्न होगा पब्लिक सेक्टर का और आइटम्स के जो प्राइसेस होंगे जो प्रोड्यूस किए गए हैं पब्लिक सेक्टर के द्वारा, और बाकी जो भी मेजर है उनको यूज किया जाएगा रिसोर्स के एलोकेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी। ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर का जब काम पूरा हो जाएगा तो आप प्राइवेट सेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर में रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये काफी सारे रिसोर्सेज का यूज इनमें होता है। साथ ही कई सारी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो भी यूज करती हैं इनको बनाने में या फिर एलोकेट करने में, बाकी रिसोर्सेज प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो दूसरे जो मेजर्स है जैसे कि प्राइस कंट्रोल, लाइसेंसिंग, टैक्सेशन, ठीक है, सब्सिडीज, ये सारी चीजें भी है आती हैं इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में। लेबर वेलफेयर इम्प्लीमेंट करना, एनफोर्स करना गवर्नमेंट के द्वारा लेबर की भलाई के लिए जो भी काम होते हैं। उसी तरीके से प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस का प्रोडक्टिव यूज जो होता है उसको एनकरेज करना। ठीक है, बैकवर्ड एरिया जो होती है अपनी कंट्री की जहां पे मतलब शॉर्टेज है या फिर बैलेंस डेवलपमेंट लेके आना इकोनॉमी में, ये सारे जो काम होते हैं ये गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, जो हमारा बैकवर्ड एरिया है वहां पे बिजली की सप्लाई लेके आई है। अब बिजली की कोई कंपनी होगी वो प्राइवेट कंपनी होगी, लेकिन बिजली क्या है, वो तो पब्लिक है ना, मतलब सबके लिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहा है ना उसमें।
तो ये जो चीजें हैं, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में ये सारी चीजें होती है। और कई जगह पे किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो वो चीज भी गवर्नमेंट देखती है, भले ही वो किसी प्राइवेट कंपनी की मदद से करे, लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है, वहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। तो जहाँ पे मार्केट के फोर्सेस के साथ साथ गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो और कुछ इंटरफेरेंस हो, उसको हम कह सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। अब इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी एंड इकोनॉमिक लॉज। अब इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी का क्या मतलब है? मेथड से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक मेथड, मेथड का मतलब क्या होता है? कई सारे तरीके। तो इकोनॉमिक मेथड में हम ये देखते हैं कि क्या क्या मतलब कौन कौन से मेथड्स यूज किया जाता है, जिसकी मदद से हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो भी साइंस की तरह हम नेचर ऑफ साइंस इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसमें हम अजम्पशंस देखते हैं, किसी भी चीज के अजम्पशंस पढ़ते हैं ना, और रीजनिंग, एक्सप्लेनेशन जो किसी चीज का होता है। ठीक है। मतलब किसी भी थ्योरी का अजम्पशन, एक्सप्लेनेशन, ये सब क्या है? इकोनॉमिक मेथड। मतलब इकोनॉमिक्स की थ्योरी, मतलब किसी भी चीज की थ्योरी जो है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, डिस्क्रिप्शन किया जाता है, थ्योरीज को एक्सप्लेन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, अगर ऐसा हुआ, कोई ये पॉलिसी आई तो फ्यूचर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रिडिक्शन किया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन, टेस्टिंग, ये सारी जो है इकोनॉमिक मेथड्स है। ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसको हम ग्रुप्स के बेसिस पे, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एग्जामिन द बेसिस एंड ग्रुप्स। ठीक है। एग्जामिन करते हैं मतलब किस चीज पे है, कौन कौन से ग्रुप्स में बटा हुआ है। इकोनॉमिस्ट गिव आंसर वाई क्वेश्चन अबाउट इकोनॉमी। जिस तरीके से इकोनॉमिक्स जो यूज करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, सप्लाई कर, इस तरीके से हम डिमांड एंड सप्लाई कर्व का यूज करते हैं कि भाई प्राइसेस जो है वो हाई क्यों हुए, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना। इसमें भी कुछ अजम्पशन होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है। प्रैक्टिसेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये सब क्या है? इकोनॉमिक्स मेथड्स है। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस का एक पार्ट है, तो उसमें इकोनॉमिक लॉज भी होते हैं, इसीलिए हम इसको सोशल, एक तरीके से हम समझते हैं ये सोशल लॉ का एक पार्ट है। सोशल का मतलब क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, सोशल मतलब है सामाजिक। तो अल्फ्रेड मार्शल जो है, अल्फ्रेड मार्शल, ये सेपरेट कर सकते हैं इस पार्ट को बिहेवियर ऑफ मेंबर्स। जैसे कि बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर हम पढ़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एक टॉपिक है। सोसाइटी, सोसाइटी में मेंबर्स का बिहेवियर किस तरीके से होता है, जहां पे मेन मोटिव क्या होता है? ठीक है। प्राइस, इकोनॉमिक वन वेयर द मेन मोटिव कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड प्राइस। मनी एंड प्राइस हम देखते हैं, मनी बढ़ी मतलब मनी का प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड कम हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड बढ़ गया। ठीक है। तो हम अलग अलग टर्म्स में हम ये चीजें देखते हैं कि प्राइस का हमारे डिमांड या सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी क्या है? कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों के बिहेवियर के बारे में देखते हैं, ये सोशल है थोड़ा सा। ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होंगी वो इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। जैसे कि एक लाइन जो है वो डिवाइड करता है इकोनॉमिक लॉ और बाकी सोशल लॉज को। ठीक है। जो कि हम मतलब मिक्स हो जाता है, उतने क्लियरली हम नहीं उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है। वेरी ऑफन एक्टिविटी हैपेंस टू बी मोटिवेटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इसकी वजह से क्या होता है, प्योर इकोनॉमिक लॉज को समझ पाना जो है, जिसकी फुल वैलिडिटी हो, उसको समझ पाना या फॉर्मुलेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके बाद आता है हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। दो ट्रेडिशंस होते हैं इकोनॉमिक लॉ को फॉर्मुलेट करने के लिए। पहले ट्रेडिशन के हिसाब से हम कुछ कंडीशन और अजम्पशंस को देखते हैं। ठीक है। हम देखते हैं ना, कोई भी अगर थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। जैसे हमने थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ा,
मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ा या फिर रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ा, उसमें कुछ अजम्पशंस थे। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, डिमांड की थ्योरी पढ़ी, उसमें भी अजम्पशंस थे, कुछ कंडीशंस होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, ये जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसमें कुछ अजम्पशन और कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो जो कि स्पेसिफिक है अलग अलग इकोनॉमिक्स यूनिट्स के लिए। अब इसको हम देख सकते हैं, इसका बिहेवियर जो होता है वो होता है रैशनल मैनर। रैशनल का मतलब पता है ना, उस कंडीशन में जैसा बिहेव करे वैसा ही रैशनल होता है। अब आउटकम जो होगा इसका वो क्या होगा, प्रिडिक्टेबल होगा। प्रिडिक्ट करते हैं हम चीजों को, आउटकम्स क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो हम प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि अजम्पशन जो है वो सेटिस्फाई करता है, प्रोवाइडेड द अजम्पशंस मेड आर सेटिस्फाइड। तो assumption themselves may be totally unrealistic। assumptions जो होते हैं अनरियलिस्टिक होते हैं। मोनोपोली मार्केट में जो assumptions है या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो assumptions है वो टोटली अनरियलिस्टिक है। ठीक है, तो ये रियलिटी के बहुत क्लोज हो सकते हैं या फिर टोटली अनरियलिस्टिक होते हैं, बट दे आर स्टेटेड इन अ प्रिसाइज मैनर, लेकिन इनको थोड़ा सा रियलिस्टिक मैनर में लिखा जाता है। इन एनी केस इस टाइप की जो रीजनिंग होगी उसको हम कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। इस मेथड में जो जनरलाइजेशन होगा लॉ का वो लिखा रहेगा, एंड द इंडिविजुअल एक्टिविटी आर एक्सपेक्टेड टू कंफर्म टू इट। लॉ का वो लिखा रहेगा और कोई भी एक इंडिविजुअल एक्टिविटी होगी वो उसको कंफर्म करेगी। ठीक है, एक टिपिकल एग्जांपल है डिडक्टिव रीजनिंग का लॉ ऑफ डिमांड, जो ये बताता है कि बाकी सभी चीजें इक्वल रहेंगी, अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल, द क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट की, डिमांड की, प्रोडक्ट डिमांड वेरीज इनवर्सली विद इट्स प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांड जो होगी प्रोडक्ट की, डिमांड जो होगा वो वेरी करेगा किसके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, बाकी चीजों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, बाकी सभी चीजें नॉर्मल है, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो व्हेन द प्राइस फॉल डिमांड एक्सपेंड, व्हेन द प्राइस राइज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग का एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग के अगेंस्ट में हम देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, एज अगेंस्ट दिस डिडक्टिव रीजनिंग कुछ जो थिंकर्स है उन्होंने डिस्कवर किया है इकोनॉमिक लॉज। ठीक है, द अदर वे अराउंड, इंस्टेड ऑफ लाइंग डाउन कॉजेज और कंडीशंस ऑन अ हाइपोथेटिकल बेसिस, उन्होंने कुछ एक्चुअल इंफॉर्मेशंस निकाली है किसके हिसाब से, बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स अंडर द डिफरेंट कंडीशन। इकोनॉमिक्स यूनिट्स का अलग अलग बिहेवियर क्या होता है अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, जो कि हमने कंज्यूमर बिहेवियर में थोड़ा बहुत देखा था। ठीक है, अब देखिए दूसरे शब्दों में एम्पेरिकल इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट किया गया, जनरलाइजेशन किया गया किसके, बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स अंडर द डिफरेंट कंडीशन आर वर्कड आउट। अब एक तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारी कंडीशन को कांस्टेंट मान रहे हैं, प्राइस और डिमांड को हमने अलग अलग कर दिया, वेरी कर दिया। यहाँ पे सारी चीजों का अलग अलग तरीके का कंडीशन लिया जाएगा और यहाँ पे हम जनरलाइज करेंगे अलग अलग तरीके की थ्योरी और उसके बिहेवियर को हम समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग कंडीशंस में। तो जहां पे कंडीशंस वेरी करेंगी उसको हम कहेंगे इंडक्टिव रीजनिंग, जहां पे कंडीशंस कांस्टेंट रहेगी उसको हम कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। एक वेल नोन एग्जांपल है इसका एंजल्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे हम फैमिली बजट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फैमिली का इनकम अगर बढ़ जाता है तो एक्सपेंडिचर जो होगा उसका नेसेसिटीज यानी कि जरूरत की चीजों पे उसका जो खर्च होगा वो कम रहेगा, उसका जो खर्च होगा कंफर्ट पे और लग्जरी लाइफ पे वो बढ़ेगा। ठीक है, मोस्ट बिजनेस फर्म प्रेफर दिस लाइन ऑफ अप्रोच। तो ज्यादातर जो फर्म्स होती है वो इसी के हिसाब से चलती है। तो इकोनॉमिक्स में दोनों जो मेथड्स है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के यूज किए जाते हैं। ठीक है, समझने के लिए इकोनॉमी को एंड इट्स वर्किंग, उसके वर्किंग को। अब यहाँ पे हमारा थर्ड जो चीज आती है वो आती है हमारी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का हमने कई बार पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का क्या होता है। ठीक है, एक तरीके से हम लोग क्या है इससे फेमिलियर है। ठीक है, अब डिमांड जो है अगर सप्लाई के बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पे कोई भी इंसेंटिव नहीं होता है और कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। इक्विलिब्रियम मींस स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब बिल्कुल
रेस्ट पे जब हम पहुंच जाते हैं, द अटेनमेंट ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन हम अटेन करना चाहते हैं वहां पे हम पहुंच जाते हैं, फ्रॉम विच देयर इज नो इंसेंटिव, ना तो कोई फायदा होगा, नॉर अपॉर्चुनिटी टू मूव, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी वहां से मूव करने की, यानी कि नुकसान नहीं होगा इतना ज्यादा कि हम उसे छोड़ के चले जाए, और उतना ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। तो कंज्यूमर जो होगा इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसका एक्सपेंडिचर जो होता है अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा रहा होता है। नो मूव ऑन हिज पार्ट कैन इंक्रीज हिज सेटिस्फेक्शन, उसके अलावा मतलब उसका कोई भी दूसरा जो कदम होगा वो उसको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता है जितना कंज्यूमर को वहां पे मिल रहा है। यानी कि अगर कोई भी चीज है, कोई भी मतलब देखिए ये है आपका सप्लाई कर, ये है आपका डिमांड कर, अब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो यहीं पे मिलेगी, ठीक है, और ये जो लेवल होगा ये होगा इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बट रेदर विल डिक्रीज इट, तो अगर वो किसी और चीज पे मूव करेगा, ठीक है, तो उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज नहीं होगा, उसका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आके 6 आइसक्रीम खा लिए, अब अगर आप 7वीं आइसक्रीम खाते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, मजा नहीं आएगा आपको 7th आइसक्रीम खाने में। 6 आइसक्रीम में आपको एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला है, इतना सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। इसके बाद अगर आप दोबारा खाते हैं आइसक्रीम तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा। बिजनेस फर्म इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब इसके व्हेन इट्स रिसोर्सेज परचेज एंड इट्स आउटपुट आर सच दैट इट्स मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बिजनेस फर्म कब होता है, जब ये अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेता है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसका ऑब्जेक्टिव, एनी चेंज ऑन इट्स पार्ट विल कॉज प्रॉफिट्स टू डिक्रीज। अब इसके अलावा अब जब ये मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन कर रहा है, ठीक है, इसके बाद अगर ये कुछ भी बदलेगा तो वो प्रॉफिट नहीं होगा, वहां से प्रॉफिट जो होगा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अ रिसोर्स ओनर इज इन इक्विलिब्रियम when the resource which he owns are placed their highest paying employments and income of the resources owners is maximized. Any transfer of resources unit from one employment to another will cause his income decreases. एक रिसोर्स ओनर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी कि मान लीजिए उसने जितने लेबर को हायर किया है उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो एक लेबर को और बढ़ा देता है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, तो उसको क्या होगा, डिक्रीज होना, उसका जो इनकम होगा वो बढ़ने की जगह कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है जब लेवल ऑफ इनकम जो होगा वेयर एग्रीगेट डिमांड्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जहां पे एग्रीगेट यानी कि सारे डिमांड्स को हम जोड़ के टोटल डिमांड जो होगा वो सप्लाई के बराबर होगा, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम is ever in fact attained but because they show us direction in which economic changes। सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए नहीं, ये हमें डायरेक्शन बताते हैं इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में। इकोनॉमिक यूनिट जो होते हैं डिसइक्विलिब्रियम में होते हैं और ये इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करते हैं। तो इक्विलिब्रियम को हम दो फॉर्म्स में देख सकते हैं, पार्शियल और जनरल। पार्शियल इक्विलिब्रियम में एनालिसिस वी कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल मार्केट, हम किस पे कंसंट्रेट करते हैं, सिंगल मार्केट पे, आइसोलेशन में फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, बाकी बची हुई इकोनॉमी के साथ। जनरल में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है, वी एनालाइज साइमल्टेनियसली all the markets in the economy on the basic premises that everything depends on everything else। तो जनरल में क्या होता है, बाकी सभी चीजें जो होती है वो किसी और चीज पे डिपेंड करती है। जब हम इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो हम पूरे मार्केट का देखते हैं एनालिसिस इकोनॉमी में, ठीक है, और जो बाकी सभी चीजें होंगी वो किसी और चीज पे डिपेंड होती है। अब हमारा आता है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये जो चैप्टर है ये नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पूरी फिनिश हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।